जहां पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वहां आलमी सियासत में इस टाइम पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। और इस हवाले से पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। माइलस्टोन कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सक्सेस अचीव हुई है, और वो ये है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेम्पररी रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, वो मेंबर बन गया है। और इसके अंदर यकीनन 8वीं दफा पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस टाइम पर। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो बन गया है, इसमें पाकिस्तान ने साल 2025 के पहले दिन से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम शुरू किया। पाकिस्तान 2 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम करेगा। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन मुमालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है: अमेरिका, रशिया, फ्रांस, बरतानिया और चाइना। जून 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान ने इंतखाब में पाकिस्तान को ज़बरदस्त हिमायत दी थी, और इस हिमायत की वजह से पाकिस्तान इस टाइम पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 193 रुकन मुमालिक हैं, जिसके अंदर से 182 ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था, यानी सिर्फ 11 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था। पाकिस्तान बतौर गैर मुस्तकिल रुकन सलामती काउंसिल में 8वीं मरतबा यह किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान जिसको रिप्लेस किया है पाकिस्तान ने, वो जापान है। जापान इससे पहले एशिया में से रिप्रेजेंटेटिव था, नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। पाकिस्तान 8वीं मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बना है। इससे पहले जब बना है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। इससे पहले 1952 से 1953 तक, फिर 68 से 69 तक, फिर 76 से 77 तक, फिर 83 से 84 तक, एंड देन लेटर ऑन 90s की दहाई में 93 से 94 तक, 2003 से 2004 तक, और 2012 से जो आखिरी हमारे 2 साल का स्टिंट था इस हवाले से, वो 2012 से 2013 तक का था, जिसके अंदर पाकिस्तान बतौर गैर मुस्तकिल रुकन काम कर चुका है। सलामती काउंसिल का मैंडेट आलमी अमन का क़याम है, जो कि इस टाइम पर लाजिम व मलजूम है। एक ऐसे पॉइंट में जहां इसराइल तकरीबन अपने खित्ते के 5 मुमालिक पर अटैक कर चुका है, और यही पाकिस्तान के एजेंडा में भी होगा। याद रहे कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से इंतहाई वोकल रहा है, और पाकिस्तान गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद करता रहेगा, जिस तरीके से यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान के जो कौमी अहदाफ हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दहशतगर्दी के नासूर से छुटकारा पाना, फिर मसला कश्मीर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का एक आलमी मसला है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक अहम किरदार रहा है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के ही रेजोल्यूशंस की बुनियाद के ऊपर हक़ खुद इरादियत कश्मीर को दिया गया था, जो कि इस टाइम पर भारत 2019 से 5 अगस्त 2019 से अब तक सल्ब किए बैठा है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है, ये भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसाइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि पिछला साल जो गुजरा है इसके अंदर खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया अफगानिस्तान से जो अटैक्स हुए, और इसके अंदर सिर्फ अगर दहशतगर्द मुलव्वस होते तो बात अलग थी। टीटीपी को बाकायदा तौर पर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की सपोर्ट मिली, उनकी जो पोस्टें हैं उनको टीटीपी इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर अटैक करती रही। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो ये भी है कि इस दहशतगर्दी के मसले के हवाले से पाकिस्तान अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। दूसरी तरफ आए गजा की तरफ, तो गजा में इस साल के शुरू के 3-4 दिनों के अंदर ही, यानी आज 3 जनवरी है, और 3 दिनों के अंदर ही दर्जनों लोगों को शहीद कर चुका है इसराइल। और इसराइल ना सिर्फ गजा यानी फ़लस्तीन ओवरऑल के ऊपर अटैक्स कर रहा है, बल्कि लेबनान से वापस आते हुए की इसराइल की जो फुटेजेस हैं उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह देखा जा रहा है कि जब वो वापसी हो रही है तो उस टाइम पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हुए आ रहा है। तो गजा यानी फ़लस्तीन, दूसरी तरफ लेबनान, तीसरी तरफ सीरिया, चौथी तरफ शाम और ईरान, यानी अपने पूरे रीजन को इस टाइम पर इनसिक्योर किए हुए है। इस हवाले से भी आवाज बुलंद करना पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में समझता है। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान इस टाइम पर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है नॉन परमानेंट। इससे पहले जापान था और उससे पहले इंडिया था। यह मेंबरशिप
اپنی آواز بلند کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایشیا کی ریپرزنٹیشن بھی پوری اس ٹائم پر پاکستان کے کندھوں پر آ چکی ہے۔ پاکستان یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے، اس سے پہلے جتنے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز رہے ہیں، پریمیئرز رہے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ رہے ہیں، وہ بارہا کشمیر کی بات بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس ٹائم پر فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنگ بندی کے معاملات غزہ میں چل رہے ہیں، یا جب بھی وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یا جنرل اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے، اور رد کس طرف سے کیا جاتا ہے؟ اس ملک کی طرف سے جو کہ اس ٹائم پر یا ہمیشہ سے انسانی حقوق کا علم بردار بنتا ہے، دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی کی بات کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ کے اندر پورا ساتھی ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ہر بار اس بات کو ویٹو کر دیا جاتا ہے جو جنگ بندی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جہاں جنگ بندی کا معاہدہ ہو بھی گیا اسرائیل کا لیبنن کے اندر یا دوسری اپنے ممالک کے ساتھ، وہاں بھی ان جنگ بندی کے معاہدوں کو خاطر خواہ اور بڑے تواتر کے ساتھ اسرائیل اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ سو the biggest challenge of 2025 will be کہ 1.5 سال ہو گیا، یعنی 1.25 سال ہو گیا، غزہ کے لوگ اس ٹائم پر بے یار و مددگار ہیں، جن مسلمانوں سے وہ امید لگائے بیٹھے تھے، وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی۔ کیا پاکستان غیر مستقل ممبر آف یونائٹڈ نیشنز کی حیثیت سے ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے گا یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا، اور ان 2 سالوں میں یعنی 2025 اور 2026 میں پاکستان اپنی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ دیٹ ول آلسو بی اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے اوپر ہم لوگ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو چینج ہونے والا ہے، چینج اوور آف گورنمنٹ ہونے والا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، کیا پاکستان کے اندر کوئی بھی اس سے امید وابستہ کر سکتا ہے یا نہیں، کنسیڈرنگ کہ یو ایس اے کا کیا کردار ہے فلسطین کے اندر؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ آ کر، جن کا اپنا داماد ایک جیو ہے اور اسرائیل کا سپورٹر بھی رہا ہے، اور ان کی اپنی کابینہ کے اندر جو کہ بڑی ایویڈنٹلی اسرائیل کی سپورٹ کرتی ہے، کیا وہ اپنا موقف تبدیل کریں گے اس بلیٹنٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس میں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔